नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ओर विद वीके में। मैं विवेक आत्रेय आपका इस इंटरव्यू सेशन में स्वागत करता हूं। सामने हो मंजिलें तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। इसी प्रकार ज़मीन से जुड़ी हुई एक शख्सियत हमारे बीच में है, सुमित भाई। आप मूलतः गोहाना सोनीपत के रहने वाले हैं। आपने BA MD रोहतक से, MSc मैथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से और 2020 में आपने नेट और JRF क्लियर किया है। आपने HSSC क्लर्क का एग्ज़ाम जो 2019 सितंबर में हुआ था उसको क्लियर किया और आप 30 सितंबर 2020 से शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र ज़िले में कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानेंगे कैसे HSSC, SSC या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, किस किस प्रकार की इन्होंने कठिनाइयों को फेस किया और कैसे उनका समाधान निकाला। इन सब बातों पर आज हम भाई साहब के साथ चर्चा करेंगे। तो भाई साहब, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं कुछ लोगों को अपने माध्यम से, अपनी जर्नी के माध्यम से इंस्पायर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई साहब, जैसा आपके बारे में पता चला कि आप कॉलेज लाइफ में थे, मतलब MSc मैथमेटिक्स कर रहे थे जब आपने क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, तो और आपने क्लियर भी किया, तो आपने क्या फ्यूचर प्लानिंग बना रखी थी अपने दिमाग में कॉलेज लाइफ के साथ साथ? जैसे और बच्चे हैं वो मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत करते हैं, आपने कैसे फोकस किया अपने फ्यूचर प्लानिंग पे? देखिए सर, मेरा सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मौज मस्ती भी जीवन का एक बहुत ही अहम अंग है, वो कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप मौज मस्ती अपने लाइफ में रखोगे, कहीं ना कहीं वो फ़ायदा देगी आपको। पर हाँ, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप फ्यूचर प्लानिंग करो अपने कैरियर के बारे में, उतना सही होता है। मेरा मानना है कि बिना फ्यूचर प्लानिंग के कोई भी स्टूडेंट कामयाब हो ही नहीं सकता। आपके मन में जब तक आप फोकस नहीं हो कि मुझे क्या करना है, तो आप तब तक कोई स्टेप ले नहीं सकते, और जब तक आप कोई स्टेप लेना शुरू नहीं करोगे तो कोई भी मंजिल आप पा नहीं सकते। तो बेसिकली मेरा यही मानना है कि फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। और हाँ, अपने कॉलेज के दिनों में ही हम कुछ दोस्त जब इकट्ठे बैठते थे, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कुछ दोस्त, 3-4 दोस्त, जो हम इकट्ठे पढ़ाई भी करते थे और इकट्ठे खेल कूद हर चीज़ करते थे। बिल्कुल जी। कोई आज हरियाणा पुलिस में है, कोई D ग्रुप में है, और एक दो मेरे साथ इसी भर्ती में, क्लर्क की भर्ती में क्लर्क भी हैं। एक सिरसा है और एक फतेहाबाद ड्यूटी है। तो हाँ, फ्यूचर प्लानिंग हमने अपने कॉलेज दिनों से ही की। तो मैं एक क्वेश्चन बीच में पूछना चाहूँगा भाई आपसे। तो आप MSc मैथमेटिक्स कर रहे थे जी, तो आपका नेट भी क्लियर हुआ, आप PhD करके प्रोफेसर लाइन में भी जा सकते थे, तो आपने HSSC की तरफ कैसे, उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ा, मतलब कुछ बताना चाहेंगे? देखिए बेसिकली कोई विद्यार्थी अगर मास्टर्स कर रहा है तो उसका लक्ष्य साफ होता है कि उसे या तो अध्यापक बनना है या फिर रिसर्च फील्ड्स में काम करना है। परंतु अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे शुरू से ही आभास था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई नौकरी चाहिए, ताकि मैं अपने माता पिता का हाथ बढ़ा सकूं फाइनेंशियली। और इसीलिए मैंने, जब भी मेरे को पता चला कि HSSC ने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं क्लैरिकल और बाकी सारी पोस्ट्स के लिए, तो मैंने सभी में अप्लाई किया। और तभी उससे पहले से ही मैं जैसे प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने अच्छा किया और मेरा भाग्य अच्छा रहा कि मेरी मास्टर्स कंप्लीट होते होते ये जॉइनिंग भी कंप्लीट हुई, और 8 दिन के भीतर ही अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के मैंने इस पद को ग्रहण किया, और तब से ही मैं क्लर्क पद पर भर्ती हूँ। इससे फ़ायदा ये हुआ मुझे और मेरे माँ बाप को कि एक जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब, जो कि हम आज के दौर में सभी चाहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो। परंतु जैसा कि आपने कहा, नेट JRF होने के बाद इस फील्ड में आना, हाँ अब भी मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर बनूँ, स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दूं। और मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं रुक गया हूं, थम गया हूं, अभी भी मेरा सफ़र जारी है। मैं कभी ना कभी उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचूं। आप हॉस्टल लाइफ में रहे जी, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ते हैं, तो वहाँ तरह तरह के आकर्षण या कॉलेज लाइफ के अंदर मौज मस्ती का वो माहौल, उससे कैसे आपने अपने आप को अलग किया, कैसे अपने आप को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया? जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कुछ लोग खुद के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप के लिए करते हैं, और जिसमें इन दोनों के लिए ही सोचने की क्षमता हो, वो अपने लक्ष्य खुद चुन लेता है। इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करके खुद को
बर्बाद कर लेना या फिर इनसे खुद को रेजिस्ट करके आबाद कर लेना, ये हमारे ही हाथ में है। और मैंने दूसरे वाला रास्ता चुना क्योंकि मुझे हर पल हर वक्त अपने माँ बाप दिखते हैं। कोई भी अच्छा बुरा काम करने से पहले मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि अगर वो इस काम के बारे में सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा, और मैं वही करता हूँ। और मेरे माँ बाप ही मेरी मोटिवेशन भी रहे हैं, उन्हीं को देख के मैं अपने हर फैसले लेता हूँ और आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है जी। उसका आपकी इस जर्नी में क्या योगदान रहा, मतलब आपको कैसे उन्होंने मोटिवेट किया? वो फ्रेंड सर्कल आपका कॉलेज का हो सकता है या आपके गांव का, आपके आस पड़ोस का, उसने कैसे सहायता की मतलब आपकी इस जर्नी में? देखिए, मेरा मानना है कि इंसान की लाइफ में दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से पड़ाव आते हैं जहां आप हारा हुआ, निराश महसूस करते हैं, और बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में आपका साथ आपके दोस्त ही देते हैं। आपके जीवन में अच्छे दोस्तों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और किस्मत मेरी अच्छी रही है शुरू से ही कि मुझे अच्छे दोस्त हर पड़ाव पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिलते गए हैं, जिन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया, कभी भी निराश बैठने नहीं दिया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया अच्छा करने के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ करने के लिए। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ ऐसे बहुत से अच्छे दोस्तों को पाके। तो इसमें आपकी इस जर्नी में घर की आर्थिक स्थिति का कुछ योगदान रहा हो, या घर वालों ने आपको किस प्रकार आपका साथ दिया? जी देखो, घर वालों का ऐसे है, बेशक से उनकी आर्थिक स्थिति कितनी ही भी कमज़ोर रही हो, पर उन्होंने मुझे मेरे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कभी नहीं रोका। बेशक उनको दिहाड़ी मजदूरी करके, कुछ भी करके, कहीं से भी मुझे रिसोर्सेज मुहैया कराने पड़े हों, परंतु उन्होंने हमेशा मुझे हर फैसिलिटी से नवाजा है, और ये शुरू से ही होता है। ऐसे चांसेस में, ऐसे केसेस में आपका भी फ़र्ज बनता है कि वो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी उनके लिए कम से कम 2 गुना करके देना चाहिए। तो मेरे माँ बाप शुरू से ही मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। तो आप MSc मैथमेटिक्स कर रहे थे, उसकी भी क्लासेस लगती थी, और शाम को इधर उधर घूमना भी होता था, और थोड़ा घर वालों के फ़ोन वगैरह भी आते होंगे। तो उन सब चीज़ों को कैसे आपने, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने HSSC के एग्ज़ाम के लिए या SSC के एग्ज़ाम के लिए, मतलब कैसे करते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आप किसी चीज़ को लेके फोकस्ड हैं तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स, कोई पर्सनल कोर्स, एजुकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ उसी में उलझ के रह जाते हो। आप अपने दोस्तों को, माँ बाप को, अपने खेल कूद को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, और भी अन्य चीज़ों को, जैसे कंपटीशन की तैयारी आपने बताया, हर चीज़ को हम टाइम दे सकते हैं, और वही मैंने किया है। मैं हमेशा अपनी लाइफ में फोकस्ड रहा हूँ। मैं जब जो काम कर रहा हूँ मैं उसी को अच्छे से कर रहा हूँ। अगर मैं खेल रहा हूँ तो वहाँ मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे कल MSc में किसी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, मुझे 2 महीने बाद HSSC का कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे कल सुबह उठ के खेलने जाना है। जो आप कर रहे हो, जिस टाइम आप जो भी कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो, यही की है सक्सेस की। तो सुमित भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई, जो भी काम करें एकाग्र होकर के, पूरा ध्यान उसमें लगा करके करें तो हम उस कार्य में सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। अगला प्रश्न भाई आपसे, आप दिन में कुछ लोगों का मानना है कि आपको 12 घंटे 10 घंटे पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। माँ बाप भी सारा दिन बोलते हैं किताब लेके बैठ जाओ भाई, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो आपको क्या लगता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप कितने घंटे पढ़े एग्ज़ाम के लिए? देखिए, पढ़ने की क्षमता और ज़रूरत दोनों अलग चीज़ें हैं। हर विद्यार्थी, हर एक एस्पिरेंट अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कार्य करता है। कोई 2 घंटे में इतना कर सकता है कि दूसरा कैंडिडेट या दूसरा एस्पिरेंट उसी चीज़ को 10 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो ये बोलना कि 12 घंटे पढ़ना चाहिए या फिर 10 घंटे पढ़ना चाहिए, आई डोंट थिंक कि ये सही बात है, क्योंकि कैपेसिटी ही एक वो चीज़ है जो निर्धारित करती है कि आपको कितना समय किस चीज़ को देना चाहिए। तो बेसिकली मेरे लिए, जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपनी HSSC की प्रिपरेशंस और साथ में जो भी मैंने किया है वो सब साइमल्टेनियसली किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखा है। देखिए, लाइफ में प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। आप किसी चीज़ को फोकस के साथ कर रहे हो, अच्छी बात है, पर कुछ और फैक्टर्स भी, एग्ज़ाम वाले दिन आपका दिन कैसा रहता है, आपकी मानसिक हालात उस दिन कैसी होते हैं, आपका लक कैसा होता है, आपकी किस्मत आपका साथ देती है नहीं देती है, कट ऑफ क्या जाती है,
बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मायने रखते हैं आपके किसी जॉब में सिलेक्शन के लिए या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। पर उसके साथ साथ आप कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते कि आप कोई काम कर रहे हो तो वो 100% हो ही जाएगा। तो मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से अपने सभी दोस्तों को यही बताना चाहूँगा कि हमेशा लाइफ में एक प्लान भी ज़रूर रखें कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ बाई चांस उसमें मुझे सफलता ना मिले तो मैं क्या करूँगा। एकदम से आपको असफलता का मुंह देखना पड़े और आप हताश होकर बैठ जाओ, उससे बेटर है कि आपने पहले से कुछ सोच रखा है, प्लान भी आपके पास है कि जैसे ही आप ख़त्म करते हो आपका कोई भी काम तो आप उस प्लान बी पे काम करना शुरू कर सकें। एस्पिरेंट वेब सीरीज़ के अंदर भी ये बात उनके कलाकारों ने बताई है कि प्लान भी होना चाहिए। अगला प्रश्न भाई आपसे, स्पेशल हम HSSC को ध्यान में रखते हुए जी, HSSC के लिए किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए HSSC का सिलेबस काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और फोकस करने की बात जहाँ तक है, आपके कोर सब्जेक्ट्स को आप पकड़िए। अगर आप मैथमेटिक्स में, आप साइंटिफिक चीज़ों में अच्छे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ये सब सारे सब्जेक्ट्स, रीजनिंग जो आप आसानी से कैचअप कर सकते हैं आप उनको पकड़िए। अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो आप जीके की तरफ, करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा जाइए। ज़्यादा जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के बैठिए, बट जो चीज़ जिसमें आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं आप उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, वही आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम में औरों से 2 कदम आगे रहने के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए वही की। तो एक अगला प्रश्न आपसे है, जो मोटिवेशन हम किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है हमें, वो होता है जब हम किसी फ्रेंड सर्कल में घूम रहे हैं या किसी माता पिता किसी अन्य लोग से मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता होगा आप अकेले रहते होंगे, उस समय नकारात्मकता आई आपके अंदर, तो आप कैसे, किन यूट्यूब वीडियोज़ या और किस माध्यम से अपने आप को मोटिवेट करते थे? देखिए आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी। मैं चाहूँगा आप कुछ सोर्सेज के नाम भी तो अपने पर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी बेसिकली इन सारी चीज़ों की, जैसे आई एम नॉट संदीप महेश्वरी काइंड ऑफ गाय। बट मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया कि मेरे दोस्त ही इतने सपोर्टिव रहे हैं, मेरे माँ बाप इतने सपोर्टिव रहे हैं कि इतने ज़्यादा चांसेस लाइफ में फेस किए ही नहीं कि मुझे नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ा हो। बट हाँ, कई बार ये लगा हो कि मैं शायद ना कर पाऊँ, जी या हाँ, कुछ मैं जिंदगी में बिल्कुल आगे ना ऐसा बढ़ हुआ पाऊँ। है, बिल्कुल हुआ है ऐसा कि मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा। पर फिर उन चीज़ों को देखते हुए जो आपके सपोर्ट में खड़ी हैं, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, फिर अच्छा फील होता है कि कोई बात नहीं, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और सक्सीड नहीं भी हो पाए तो हमारे पीछे खड़े हैं हमें संभालने वाले लोग, और अच्छा लगता है ऐसा देख के, सपोर्ट देख के। तो मेरी मोटिवेशन और ये नकारात्मक विचारों को दूर करने की जो भी एबिलिटीज़ मेरे अंदर आती थी वो इन्हीं को देख के आती थी, मेरे फ्रेंड सर्कल से, मेरे पेरेंट्स से। एक वरदान की तरह होती हैं ये सारी चीज़ें। मेरा मानना है कि ये सबके पास होनी चाहिए, ब्लेसिंग है ये एक। तो सुमित भाई, जैसे HSSC एग्ज़ाम के दौरान या कोई भी अन्य एग्ज़ाम आता है तो उस समय खान पान या अपने डाइटिंग प्लान का क्या विशेष महत्व रहता है हमारी प्रिपरेशन में? देखिए डाइटिंग प्लान के लिए बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल होंगी, आप सर्च आउट कर सकते हैं। पर्सनली मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे थोड़ा सा फिट रहने का शौक़ है, और उसके लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, आई मीन जब आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे भूख के अनुसार इंटरवल्स में आप खाना खाइए। आई मीन एक 4 घंटे का आप अगर पढ़ाई कर रहे हो 4 घंटे बैठ के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे कि आपने एक बार खाना खा लिया, फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होगी पढ़ने में, फोकस करने में, नींद महसूस होगी, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। और आप उसी 4 घंटे में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके अगर खाते रहें साथ में, तो आपके शरीर के न्यूट्रिएंट्स की भी कमी पूरी होगी, और उसके साथ साथ आपको फोकस करने में और ये बाकी सारे फैक्टर्स, बोर होना, नींद आना, इनसे भी निजात पाने में वो हेल्पफुल होंगे। तो सुमित भाई, कई बार पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपने कभी ध्यान लगाया हो, व्यायाम, योग इत्यादि कुछ किया हो? देखिए व्यायाम, योग वगैरह तो मैंने कभी नहीं किया बेसिकली, बट जैसे मैंने बताया मुझे फिट रहने की आदत है, शौक़ है, तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह मैं काफ़ी करता हूँ। और स्पोर्ट्स में भी मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई इंसान अगर फुटबॉल लगन से खेल रहा है तो
फुटबॉल खेलना एक ऑलराउंड एक्सरसाइज है और वो काफ़ी है आपके शरीर के लिए। तो इसी तरीके से किसी को खेलने का शौक़ नहीं है, वो किसी और टाइप की एक्सरसाइज कर सकता है, योग वगैरह कर सकता है, व्यायाम कर सकता है। बट हाँ, करना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर स्वस्थ अगर नहीं होगा हमारा तो हम बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये योग व्यायाम ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शारीरिक रूप से ही नहीं पर मानसिक रूप से भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसके लिए हम सब ये करते हैं और करना भी चाहिए। तो एग्ज़ाम जैसे HSSC का एग्ज़ाम था सितंबर 2019 में क्लर्क का जी, तो आपने मुख्य रूप से उस पर फोकस करके कितने दिन पहले से उसकी तैयारी करना शुरू की और कैसे तैयारी करते थे मतलब आप? देखिए मेरे ग्रेजुएशन के ही दिनों से जब मैं MDU में था तब से ही मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट्स को कैचअप करना। जैसे कि मैं शुरू से ही मैथमेटिक्स में अच्छा रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट रीजनिंग साइंस वगैरह को भी आसानी से टैकल कर सकता है, तो मुझे इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आई। परंतु एक साइंस का स्टूडेंट मेमोरी के मामले में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि पीछे रह सकता है। इसी वजह से मैंने हरियाणा जीके, इंडिया की जीके या फिर करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया और अपने कॉलेज के दिनों से ही शुरुआत मैंने कर दी थी। और जब मुझे मास्टर्स में आके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मौका मिला HSSC का एग्ज़ाम देने का, मैंने लकीली वहाँ पे अच्छा किया और आज मैं क्लरिकल पोस्ट पे हूँ। तो सुमित भाई एग्ज़ाम वाले दिन के बारे में कुछ बताएं। जी, मतलब उस दिन कुछ लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ना नहीं चाहिए या 2-3 घंटे पहले पढ़ाई बिल्कुल किताबें बंद करके रख देनी चाहिए, या आप जब एग्ज़ाम सेंटर में चले गए तो वहाँ कैसे अपने आप को फोकस करके और वहाँ कैसे एग्ज़ाम देना, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए एग्ज़ाम से पहले 2-4 घंटे ना पढ़ने वाली जो पॉलिसी हम लोग सारे ही सुनते आए हैं, फॉलो भी करते हैं काफ़ी सारे लोग, वो काफ़ी हद तक ठीक भी है। क्योंकि एक क्रैम्पिंग नेचर होना HSSC जैसे एग्ज़ाम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ आपकी डाइवर्सिटी चेक करते हैं कि आप कितना डाइवर्स सोच सकते हैं, और उस डाइवर्स सोच को अपने अंदर लेके आने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और बुक्स वगैरह को छोड़ देना चाहिए। और जैसा कि भाई साहब ने पूछा, एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना शुरू करोगे उससे पहले आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें सिर्फ फोकस करके बैठिए। इधर उधर की बातें, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, क्या पेपर में आने वाला है, इन सब बातों को छोड़ के आप वो सारी चीज़ें सोचिए जो आपको खुश रख सकती हैं। आप अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप मेंटली वहाँ पे शांत होगे तो आप पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे और स्कोर भी कर पाओगे। और जहाँ तक बात है एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें, तो मेरा मानना है जिस सब्जेक्ट में, जिस पोर्शन में, जिस भी चीज़ में आप बेटर हैं, अच्छे हैं, आप पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपका वो पोर्शन एग्ज़ाम का अच्छा निकलता है तो आपको बाकी पोर्शन के लिए अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, एक जैक मिलेगा, एक बूस्टअप मिलेगा, जिसकी वजह से आप कुछ वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे लकीली, जो आप शायद अगर पहले उस चीज़ को अटेम्प्ट करते तो ना कर पाते। क्योंकि एक अच्छी शुरुआत होनी मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो सारी चीज़ें अटेम्प्ट कीजिए जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं या फिर जिन पे आपकी अच्छी कमांड है। तो भाई एग्ज़ाम आप दे आए, जब रिज़ल्ट आया तो आपने खुद रिज़ल्ट देखा या किसी ने आपको आपका रिज़ल्ट बताया? देखिए मैं उस टाइम खुद से तो रिज़ल्ट नहीं देख पाया था। मेरे उन चुनिंदा अच्छे दोस्तों में से ही एक दोस्त रहे हैं पंकज सांगवान, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई तेरा HSSC क्लियर हो गया है, और फिर उसने बताया कि भाई मेरा भी क्लियर हो गया है। तो एक होती है कि अपना एग्ज़ाम क्लियर होने पे खुशी, और फिर आपके किसी अच्छे दोस्त का आपके साथ क्लियर हो तो खुशी दुगनी हो जाती है। तो मतलब वो कैसे एक्सप्रेशन थे आपके चेहरे पे जब मतलब आपने सुना कि आपका HSSC का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है? देखिए अगर आप अच्छा करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं पहले से ही। नहीं थोड़ा मन के विचार जैसे क्या है, मतलब ऐसा लगता होगा पूरा जहां जीत लिया हमने। जहाँ का तो ऐसे है सर कि आप कितना ही भी करते चले जाओ कि दुनिया बहुत बड़ी है, ये कभी भी आप जीत नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है, कोई नहीं जीत पाया। जैसे गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत बड़ी बात है आज के समय में, इतनी बेरोजगारी है, अच्छा बच्चे भी इतने नहीं पढ़ पाते हैं,
प्रिपरेशन नहीं करते हैं, पर उसके अंदर से आप गवर्नमेंट जॉब मतलब पूरे हरियाणा में से 5-6 हज़ार लोगों में आना, 5-6 हज़ार लोगों के अंदर सेलेक्ट होना कितनी बड़ी बात है। उसमें मतलब कुछ फीलिंग? देखिए बिल्कुल अच्छी फीलिंग तो आती ही है, और मैं बताना चाहूँगा मेरे से ज़्यादा खुश मेरे गुड विशर्स हुए थे, जैसे मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, रिश्तेदार। अगला प्रश्न वही था, घर वालों का क्या माहौल था, कैसा रिएक्शन रहा? बस सर उनका माहौल मैं बता नहीं सकता कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब एक होता है कि एक किसान के घर से निकल के आना, उन्होंने गरीबी देखी है, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, और फिर उनको ये पता चले कि उनके घर से कोई उनका बेटा या बेटी किसी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने में कामयाब हुए हैं, तो खुशी का माहौल अलग ही होता है। घर पे भी ऐसे ही था, पूरे रिश्तेदारी में और घर बार पड़ोस अड़ोस में बहुत अच्छा माहौल था, खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे। मुझे एग्ज़ाम क्लियर होने से ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की थी कि वो सब लोग खुश हैं। बहुत बढ़िया। जैसे आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगने की जो खुशी आपने बताई, आपकी खुशी, घर वालों का माहौल बताया, तो हर एक का सपना है अपने अपने माँ बाप को उस प्रकार की खुशी दे, वो खुद भी मतलब वो खुशी फील करे। तो आप जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं HSSC की, अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जुलाई में, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम बोल रहे हैं जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए मैं अभी अपने आप को इस काबिल तो नहीं मानता कि मैं आप लोगों को टिप्स दे सकूं, पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी जर्नी के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें ज़रूर बताऊंगा जो मुझे हेल्पफुल हुई, शायद आपके भी वो काम आए। जैसे कि फोकस होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात कि आप किसी चीज़ को लेके कितना फोकस हैं। दूसरा, जैसे आपने पूछा भी था कि अच्छा रूटीन दिन का जितना होगा आपका, वो आपको हेल्प करेगा कि आपका हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि मुझे आज ये चीज़ें करनी हैं और वो करनी ही है। अगर उसके लिए कभी कभार आपको अपनी नींद के साथ या बाकी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप एक टारगेट लेके चलोगे कि मुझे किसी दिन में, किसी महीने में, किसी हफ्ते में ये कंप्लीट करना ही करना है, वो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो और आप डेडिकेटेड होकर उस चीज़ को पूरा करोगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ों को अचीव करने की भूख बढ़ती जाएगी। और बेशक वो सरकारी नौकरी है या कोई और चीज़ है, अगर आप में एक बार वो पंप अप होना शुरू हो गई वो चीज़ें, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। तो सुमित भाई, आपकी मतलब इस जर्नी में सबसे अहम रोल आप किस शख्स का मानते हैं जिसने आपको इतना मोटिवेट किया हो, या जिससे आप प्रेरणा लेते हो खुद? देखिए ये बहुत ही मुश्किल सवाल है कि किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम लेना जर्नी में, तो फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप ही हैं जिन्होंने इस जर्नी में, थ्रू आउट द जर्नी, मेरा हर कदम पे साथ दिया है। और मैं अपना जो भी मैंने अचीव किया है या करने वाला हूँ, हमेशा मैं क्रेडिट उन्हीं को दूंगा। तो एक बात कही जाती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके कामयाबी के पीछे किसी का हाथ रहा हो? जी, औरत का हाथ है तो कोई भी हो सकती है, माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताने वाला था कि अगर औरत का ही हाथ होना अगर आप मानो तो हाँ, मेरी लाइफ में भी एक औरत का ही बहुत अहम रोल रहा है, और वो औरत मेरी माँ है। जैसा मैंने बताया भी कि माँ बाप ही मेरे आइडल हैं, मेरे रोल मॉडल हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानने के लिए उत्सुक भी होंगे कि वैसी औरत अभी कोई लाइफ में आई नहीं है, और मैं खुद भी अभी नहीं हूँ प्रिपेयर उस चीज़ के लिए। आई एम वर्किंग ऑन इट, विल टेल यू लेटर। तो भाई युवा पीढ़ी के लिए आप मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से? बस सर, युवाओं को मेरा यही कहना है कि आजकल का जो यूथ है वो बेसिक मुद्दों से, बेसिक चीज़ों से, बेसिक एजुकेशन से भटक कर कहीं और ही चला गया है। टेक्नोलॉजी का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि आप उसको अपने सर पे सवार करके बाकी सारी चीज़ों को भूल ही जाओ। जैसे आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री इंटरनेट मिलने की वजह से भी, और हर लोगों के पास, बच्चे के पास स्मार्टफोन होने की वजह से भी एक अपने ट्रैक से भटकने लगे हैं लोग आजकल। एजुकेशन से परे हटकर कुछ करने लगे हैं, अपने माँ बाप को धोखा देना ये आम हो गया है आजकल। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ समय समय पे ही ठीक लगती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मोबाइल नहीं रखते, हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करते, सब कुछ करते हैं, पर हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। तो एक वो टाइम अगर चला गया तो बाद में पछताने के लिए आप लोगों के पास समय भी नहीं होगा, ज़िंदगी भर रोना ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो
युवाओं को यही कहना है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसके पीछे लग जाओ। जितना टाइम डिमांड, जितने रिसोर्सेज की डिमांड, जिस चीज़ की भी वो लक्ष्य आपसे डिमांड करता है, आप वो उसको दो। इतना मेरा विश्वास है आप लोगों को कि अगर आप उसको अपना 100% दोगे तो वो कोशिश करेगी वो चीज़ आपके लिए कि वो आपको मिले ही मिले। ऐसा नेचर में है हमारे पास कि किसी चीज़ को अगर हम दिल से, सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं पाने की, तो फिर रोक नहीं सकता आपको कोई उस चीज़ को पाने के लिए। तो मेरा युवाओं को यही कहना है कि मेहनत करते रहिए। कभी कभार असफलता आ भी जाए तो हताश होके बैठे मत, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही एक दिन कामयाबी मिलती है। भाई मुझे उम्मीद है आपके इस इंटरव्यू की वीडियो आपके माता पिता भी ज़रूर देखेंगे, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप, क्योंकि देखिए माँ बाप का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रहता है, वही उसके पहले गुरु होते हैं, वही सब मतलब करता धरता वही होते हैं। तो मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि आप अपने माता पिता को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 शब्दों में अपना संदेश ज़रूर दें। जी देखिए, मैं अपने मम्मी पापा को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आई लव यू मॉम एंड डैड, लव यू फॉर एवर। यहाँ तक लाने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ, मैं कुछ जो भी सीखा हूँ आज तक, हर एक चीज़ में आपका बहुत ही अहम रोल रहा है। जो भी बना हूँ या जो भी बनूँगा, हमेशा आप ही की वजह से होगा वो। और बस थैंक यू यार मम्मी डैडी, इतना अच्छा होने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए कि एक बार जो बोल दिया कि मम्मा मेरे को ये करना है, पापा मुझे ये करना है, आपने मुझे कभी नहीं रोका। अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो आप मेरे साथ खड़े रहे कि गलती करेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा, हम खड़े हैं गिरने के बाद तुझे उठाने के लिए, तू कोशिश कर, तू नई नई चीज़ें सीख, हम खड़े हैं तुझे संभालने के लिए, तुझे सुधारने के लिए, तुझे लायक बनाने के लिए, तुझे कामयाब बनाने के लिए। थैंक यू हर एक उस चीज़ के लिए जो आपने मुझे दी है। लव यू मॉम एंड डैड। तो आज सुमित भाई से हमने बातचीत की, हमने जाना कि कैसे HSSC की प्रिपरेशन करें, कैसे आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, उसके लिए जीना सीखिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश रखिए, और यकीन मानिए आपकी मेहनत कभी खाली जाने वाली नहीं है। आने वाले समय आपका है, यकीनन आप जीतोगे। और इस इंटरव्यू के दौरान हमने जो जो चीज़ें भाई से सीखी वो अपने जीवन में हम लोग अपनाएं, आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मैं भाई का धन्यवाद करता हूं अपने चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना कीमती समय आप निकाल करके हमारे लिए आए हैं। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद विवेक जी, मुझे भी ये मौका देने के लिए कि मैं कुछ लोगों से रूबरू हो सकूं और अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। ये आपकी मेहनत के कारण, आपकी लगन के कारण है, आप यहाँ आज मतलब बैठे हुए हैं। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है मतलब अपने 2 शब्द किसी के सामने शेयर करने के लिए। आपका फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ भाई। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।